नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। दक्षिण भारत की पहचान अलग है, सियासत अलग है, संस्कृति अलग है और तो और भाषा भी अलग है। और अब इसी पहचान संस्कृति को लेकर दक्षिण भारत में नया ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। दरअसल दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। भारत के दक्षिणी छोर पर इस वक्त जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। तमिलनाडु पिछले काफी समय से अलग अलग वजहों से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अगर विवाद की जड़ तक जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे के पीछे की मंशा एक जैसी नजर आती है। तमिलनाडु सरकार की केंद्र विरोधी बयानबाजी और केंद्र के खिलाफ उठाए गए कदमों का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए भारत से अलग होने की तैयारी कर ली है। इस बीच स्टालिन ने दावा किया है तमिलनाडु पर हिंदी भाषा थोपना चाहती है केंद्र सरकार। दक्षिण भारत से टैक्स लेकर उत्तर भारत पर होता है खर्च। नीट से छूट की मांग को केंद्र सरकार ने नकार दिया। केंद्र की शय में गवर्नर कर रहे शक्तियों का गलत इस्तेमाल। परिसीमन में उत्तरी राज्यों को जनसंख्या पर मिलेगी सीटें। तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके की सरकार है और उनके चिर प्रतिद्वंदी के रूप में एआईएडीएमके खड़ी है। लेकिन एक चीज है जिसको लेकर एमके स्टालिन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और उनको इस बार अपनी सत्ता जाते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल बीतों दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु जाकर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान कर दिया था। ऐसे में एमके स्टालिन के लिए चिंता बढ़ना लाजमी थी, क्योंकि पिछले चुनावों में डीएमके का घटता वोट शेयर और बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता स्टालिन सरकार के लिए खतरा बनकर उभर रही है। मौजूदा समय में तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के महज 4 विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एमके स्टालिन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है बीते चुनावों में डीएमके का गिरता वोट शेयर और बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ डीएमके का वोट शेयर 36% से घटकर 26% तक आ गया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने 18% वोट शेयर हासिल करके सबको चौंका दिया था। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 11% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आंकड़ा लोकसभा चुनाव 2019 में महज 3.3% था। ऐसे में चुनाव दर चुनाव बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर और तमिलनाडु के अंदर बढ़ती लोकप्रियता ही एमके स्टालिन के लिए चिंता का सबब बन रही है। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का आना ही स्टालिन की धड़कनें बढ़ा रहा है। हालांकि तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीस्वामी के दिए गए बयान के बाद गठबंधन पर तमाम तरह के संशय से भरे सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पलानीस्वामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन केवल चुनाव तक के लिए सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये समझौता सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित है, क्योंकि समझौते में ना तो साथ में सरकार बनाने का कोई वादा है, ना ही एआईएडीएमके का बीजेपी के साथ मिलकर साझा सरकार बनाने का कोई इरादा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि चुनाव के बाद तमिलनाडु में गठबंधन सरकार होगी। हमने केवल इतना कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। पलानीस्वामी के बयान के बाद विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया और लोग गठबंधन को लेकर तमाम सवाल उठाने लगे। गठबंधन में दरारी की खबरें सुन एमके स्टालिन भी सामने आए और पुष्पा बनकर अमित शाह को खुली चुनौती दे डाली। अमित शाह कहते हैं कि वे 2026 में यहां सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि तमिलनाडु दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा। छापेमारी करने, पार्टियों को तोड़ने और सरकार बनाने का आपका फॉर्मूला तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। 2026 में केवल द्रविड़ मॉडल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु दिल्ली के लिए हमेशा नियंत्रण से बाहर है। क्या आप यहां किसी को धमकाकर और गठबंधन बनाकर जीत सकते हैं? आप जिसे लाना चाहें ला सकते हैं, हम भी देखते हैं। आपने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है, लेकिन आपकी ये नीति तमिलनाडु में नहीं चलने वाली। हम झुकने वाले गुलाम नहीं हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन को लेकर भले ही सियासी घमासान शुरू हो गया हो, लेकिन मामले पर बीजेपी का साफ कहना है कि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव को ही ध्यान में रखकर किया गया है और उसको लेकर ही दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों का एक ही मकसद मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करना है। जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है, उसी क्रम में 2026 में भारतीय जनता पार्टी की या उसके गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी एआईएडीएमके के साथ बातचीत की है और बातचीत में तय हुआ है कि 2026 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ एआईएडीएमके लड़ेगी। कि जो गठबंधन हुआ है
वो विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और ये AIADMK भी वही बात कह रही है। तो कहीं पे भी कोई विरोधाभास नहीं है। पूरे तारतम्य जो है वो बन चुके हैं और एक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और AIADMK वहाँ पर चुनाव लड़ेगी और तमिलनाडु में जो DMK और कांग्रेस के गठबंधन की भ्रष्टतम सरकार है, इसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों की बनने वाली सरकार करेगी। बीजेपी और AIADMK का एक साथ खड़े हो जाना ही मुख्य वजह है कि स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। स्टालिन बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और तमिलनाडु के लोगों को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं कि तमिलनाडु वो राज्य है जिसने ब्रिटिशर्स के शासनकाल में भी किसी दूसरी भाषा को नहीं अपनाया। तो अगर गुलामी में उन्होंने किसी अन्य भाषा को नहीं अपनाया तो अब तो वो आजाद हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ऐसा कोई भी दबाव किसी राज्य पर नहीं बना रही है। केंद्र केवल राज्यों से नई शिक्षा नीति मानने की बात कह रही है, जिसमें यह कहा गया है कि हर राज्य को 3 भाषाएं अपनानी चाहिए, जिसमें वो अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता दें। लेकिन उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति करने के लिए स्टालिन राज्य के लोगों को यह बता रहे हैं कि केंद्र उन पर हिंदी भाषा थोप रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टालिन ने केंद्र सरकार से रार ठानने का पूरा मन बना लिया है और इसी कड़ी में वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की खिलाफत करने पर उतर गए हैं। उन्होंने बीते कुछ समय में ऐसे कदम उठाए हैं जिसने ये साफ कर दिया कि स्टालिन अपनी सत्ता बचाने और तमिलनाडु की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए केंद्र से भिड़ने से भी परहेज नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए। अब जब MK स्टालिन केंद्र के विरोध में उतर ही गए हैं तो किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्टालिन न केवल केंद्र विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि उनको अमल में लाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव स्टालिन का दांव, केंद्र के विरोध में स्टालिन के कदम। तमिलनाडु के अंदर बदल गया रुपए का सिंबल, राज्य स्वायत्ता के लिए हाई लेवल कमेटी गठित, बिना राज्यपाल की मंजूरी के 10 कानून हुए लागू, NEP को मानने से इनकार, नीट हटाने की मांग, भाषा टैक्स और तमाम मुद्दों के अलावा स्टालिन ने एक और बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और वो है परिसीमन। केंद्र द्वारा परिसीमन कराए जाने की सुगबुगाहट तेज हुई तो दक्षिण के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं तमिलनाडु CM स्टालिन। ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि परिसीमन क्या है और इस पर विवाद क्यों उठ रहा है। क्या होता है परिसीमन? निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को दोबारा निर्धारित करना, आबादी के सही प्रतिनिधित्व के लिए होती है प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी। भारत में परिसीमन की पूरी प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जनसंख्या में लगातार बदलाव होता रहता है और नए परिसीमन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी लगभग समान हो। यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुई, जब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया था। परिसीमन का इतिहास, 1952 में पहली बार हुआ परिसीमन। परिसीमन के बाद 494 सीटें हुई निर्धारित। 1963 में दूसरे परिसीमन के बाद लोकसभा में 522 सीट। 1973 में तीसरी बार परिसीमन के बाद लोकसभा में 543 सीट। उस वक्त देश की जनसंख्या लगभग 55 से 60 करोड़ के बीच थी, तब 543 सीटें थी और अब देश की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है। ऐसे में एक बार फिर परिसीमन होना है और इस परिसीमन से सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण भारत पर ही मंडराता नजर आ रहा है। अगर जनगणना के हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ तो दक्षिण भारत में प्रतिनिधित्व का खतरा मंडराएगा। बस इसलिए ही दक्षिण नेताओं की लॉबी एकजुट हुई थी। परिसीमन से जुड़ी चिंताएं, संसदीय और विधानसभा का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। दक्षिण राज्यों में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व खोने का डर। बीते कई दशकों में अगर जनसंख्या के नज़रिए से आंकड़ों पर नज़र डालें तो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के राज्यों में भारी मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि हुई है और यही डर सता रहा है MK स्टालिन को कि अगर जनसंख्या के आधार पर संसद में सीटों का बंटवारा हुआ तो उत्तरी राज्यों को ज़्यादा सीटें बांट दी जाएंगी। और यही डर तमिलनाडु की जनता को MK स्टालिन दिखा रहे हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें संसद में बांट दी गई तो उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई संसद में बचेगा नहीं। और अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए वो मणिपुर का उदाहरण देते हैं कि मणिपुर 2 सालों तक जलता रहा लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई क्योंकि उनका सांसद कोई प्रतिनिधित्व करने वाला संसद में नहीं था। हालांकि सरकार ने कई दफ़ा ये जाहिर किया है कि केवल जनसंख्या ही नहीं, अन्य कई मापदंडों को और अनुपातों को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन MK स्टालिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हर बार यही राग अलाप रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। बस यही कारण है कि दक्षिण भारत के पेशानी पर चिंताओं की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मुद्दे की अगुवाई तमिलनाडु के CM MK स्टालिन कर रहे हैं।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना का सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मणिपुर 2 साल से चल रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही क्योंकि उनके पास उन्हें सुनने के लिए सांसद नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से धन और कानूनों पर अधिकार खो देंगे। छात्र, महिलाएं, किसान प्रभावित होंगे। इससे पहचान खतरे में पड़ जाएगी। हमारे अपने देश में हमारे पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। तो भाषा और परिसीमन के विवाद के बीच ही तमिलनाडु ने राज्य की स्वायत्तता के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी कर लिया है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि तमिलनाडु ऐसा करके भारत से अलग अपना कानून और व्यवस्था और राज्य संचालन के नियमों का निर्माण करने वाला है। रिपोर्ट देखिए। देश से मुख्तलिफ खुद की एक अलग व्यवस्थापिका बनाने के मंसूबों के साथ तमिलनाडु ने 3 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी गठित की। इस कमेटी में कुरियन जोसेफ, अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन शामिल हैं। कुरियन जोसेफ को इस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्वायत्तता की रक्षा करना बताया गया है। स्टालिन ने राज्य विधानसभा को बताया कि पैनल जनवरी 2026 में एक अंतरिम रिपोर्ट देगा। इसके बाद 2 साल के भीतर अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें पेश की जाएंगी। कुरियन जोसेफ चेयरमैन बनाए गए हैं, वहीं अशोक शेट्टी सदस्य हैं, एमयू नागराजन सदस्य, सीनियर आईएएस अफसर। देश से जुदा अपनी अलग व्यवस्था रखने के मंसूबों को संविधान का पहला पन्ना ही नकार देता है। संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, जिसका मतलब है कि राज्यों को विभाजित करके अलग राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर कोई राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हो कि स्टालिन चाहे जो जाल बुन ले, लेकिन देश से मुख्तलिफ होने के उनके मंसूबे महज तस्वुर बनकर ही रह जाएंगे। उनका अंश मात्र भी मुकम्मल नहीं होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।